हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे जो क्लास 9th का टॉपिक है। हम लोग ये जो है क्लास 9 के टॉपिक को हम लोग कम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ेंगे। जिस तरह से कोटा में पढ़ाया जाता है आपको, उस तरह से मैं आपको एक लेक्चर में एक ही शॉट में सारा ही पार्ट कवर कर दूंगा। जैसे कि आपको मोशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट, ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद जो है मोशन के टाइप्स, पोजीशन के बेसिस पर, फिर टाइम के बेसिस पर, और उसके बाद डायमेंशन रिक्वायर्ड के बेसिस पर हम लोग मोशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो भी अच्छे क्वेश्चन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फिर एवरेज वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे, उस पर भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी पर हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है बात करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेथड से, और फिर उस पर क्वेश्चन करने के बाद फिर ग्राफ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जितने भी ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के मोशंस होते हैं उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव भी करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है जो भी NTSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक वीडियो लेक्चर आप पूरा कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, वन शॉट में मैं पढ़ाऊँगा आपको, सारा ही पार्ट कवर कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि अब मोशन जो है क्या है। पहले मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग को रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले हमें पोजीशन के बारे में जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि पोजीशन क्या होता है, उसको कैसे डिफ़ाइन करें पोजीशन को। तो पोजीशन जो होता है, जैसे मान लो कि हमें एक क्रिकेट ग्राउंड है स्टूडेंट्स, आजकल मैच ज़्यादा चल रहा है, तो क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर है, इसमें ये पिच है हमारा, और ये विराट कोहली कहीं पर खड़ा है, यहाँ खड़ा है यहाँ पर, ये MSD है, और इधर भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग कर। भुवनेश्वर कुमार ने MSD से पूछा कि बताओ कि विराट कोहली का पोजीशन कहाँ पर है। तो कैसे बताएगा इसको, कैसे बताएगा विराट कोहली का पोजीशन को। तो विराट कोहली का पोजीशन को बताने के लिए ऐसा तो नहीं बोल देगा कि 10 मीटर पर है या 5 मीटर पर है। सिर्फ इतना बोलने से तो काम नहीं चलेगा, 5 मीटर कहीं से भी हो सकता है। तो पहले जो है किसी को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कि वो स्ट्राइकर एंड है कि नॉन स्ट्राइकर एंड है, कहाँ से है, हमें उसको लोकेट करने की ज़रूरत है। उसको लोकेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हो सकता है कि स्ट्राइकर एंड से 10 मीटर हो सकता है कि बाउंड्री से 10 मीटर हो सकता है नॉन स्ट्राइकर एंड से हो। तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है, और रेफरेंस पॉइंट हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार चूज करते हैं जिससे हमें लोकेट करना आसान हो जाए। कोई भी रेफरेंस पॉइंट हम अपने इस तरह से चूज करते हैं जिससे हमें आसानी से हम उसको लोकेट कर सकें। तो अब मैं मान लेता हूं कि MSD ने स्ट्राइकर एंड को ही अपना रेफरेंस पॉइंट चूज किया। अब यहाँ से ये तो सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि 10 मीटर पर विराट कोहली है। उसको अगर 10 मीटर पर सिर्फ बोल दिया कि 10 मीटर पर विराट कोहली है, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि यहाँ से 10 मीटर इधर भी हो सकता है, 10 मीटर इधर भी हो सकता है, 10 मीटर इधर भी हो सकता है ना। 10 मीटर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो यहाँ पर उसको बोलना पड़ेगा कि 10 मीटर ईस्ट में है, या इसको ओरिजिन चूज कर लेगा तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, या निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, या पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, उसको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, या राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको लोकेट करने के लिए बोलना पड़ेगा कि 10 मीटर ईस्ट में है, 10 मीटर ईस्ट में है विराट कोहली। इस तरह से बोलना पड़ेगा फ्रॉम स्ट्राइकर एंड, यानी रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर ईस्ट में है, तब जाके इसको लोकेट कर पाएगा, है ना। तो इसी तरह से पोजीशन को, चाहे कोई रिश्तेदार आपको मान ले कि आ रहा है किसी भी सिटी में, तो वहाँ बोलोगे कि मेरा घर जो है इस स्टेशन से 5 किलोमीटर ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में है। सिर्फ आप तो बोल नहीं दोगे कि 5 किलोमीटर पर मेरा घर है। अगर ऐसा बोलने से तो उसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाएगा। तो उसको लोकेट करने के लिए पहले बोलोगे कि इस भुवनेश्वर प्लेटफॉर्म से 5 किलोमीटर ईस्ट या नॉर्थ साउथ 30 डिग्री ईस्ट वेस्ट, इस तरह से आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तब होगा स्टूडेंट्स। सिर्फ डायरेक्शन बताओगे तो काम नहीं चलेगा,
सिर्फ मैग्नीट्यूड भी बताओगे तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा आपको कि 10 मीटर जैसे यहाँ 10 मीटर मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो लोकेशन किसी को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ट्री है ना, एक ट्री है, यहाँ से कोई एक जो है कार है, यहाँ पर मान लो कि कार है यहाँ पर कहीं लोकेटेड है। इस ट्री को हमने रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, ऑब्जर्वर चूज कर लिया, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, तो इसको लोकेट करेंगे। मान लो कि इस डायरेक्शन को ईस्ट मान रखा है, ईस्ट मान रखा है, ठीक है, इस डायरेक्शन को ईस्ट मान रखा है, तो इसका लोकेशन मान लेता हूँ कि 10 मीटर ईस्ट में है, 10 मीटर ईस्ट, 10 मीटर ईस्ट, आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना है, 10 मीटर ईस्ट में। या अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, ओरिजिन को तो इधर लिख सकते हैं 10 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख सकते हैं, या 10 मीटर अलोंग आई कैप एक्स एक्सिस। याद कीजिए आप लोगों को मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए आई कैप का भी यूज किया जाता है एक्स एक्सिस, तो अगर ये 10 मीटर आई कैप भी लिख सकते हैं। या आई कैप को हम लोग हटा देते हैं, अगर 1D मोशन होता है तो उसमें आई कैप को हटा के प्लस माइनस साइन से काम चला लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर ओरिजिन से हमारा राइट साइड में होगा तो पोजीशन प्लस से डिनोट कर देते हैं, और ये जो है रेफरेंस पॉइंट से अगर निगेटिव डायरेक्शन में है, इसी को ओरिजिन चूज कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट को। तो ओरिजिन से अगर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव एक प्लस ले लेंगे, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो माइनस ले लेंगे। अगर वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग अगर ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे जाएंगे तो निगेटिव ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन को प्लस माइनस साइन से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई कैप जे कैप को यूज नहीं कर सकते। 1D मोशन में एक सिर्फ प्लस माइनस साइन से ही काम चल जाएगा। डायरेक्शन जो है प्लस माइनस साइन से हम लोग बता सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो प्लस पोजीशन है, जैसे इसको लिख सकता था प्लस 10 मीटर, अगर इसको एक्स एक्सिस ले लेता तो। यहाँ पर मैंने ईस्ट दिखा दिया है कि ईस्ट डायरेक्शन है, ऊपर में नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। अब बात करें तो ये अगर मान लो कि आपने देखा किसी टाइम पर, आपने इस कार को देखा, जब देखना स्टार्ट किया उस टाइम पर एक कार जो है 10 मीटर ईस्ट पर था। अब टाइम बढ़ने लगा आपका, t=1 सेकेंड हो गया, t=2 सेकेंड हो गया, t=3 सेकेंड हो गया। अब इस सारे पोजीशन पर क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है, 10 मीटर ईस्ट में ही है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस कार का लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार जो है वो रेस्ट पर है। कार कैसा है, रेस्ट पर है। इस कार को आप बोलेंगे कार इज विथ एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्री। ट्री के रेस्पेक्ट में इसका लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्री के रेस्पेक्ट में बॉडी क्या है, रेस्ट में है। सिमिलरली अगर मैं इसको जो है, अगर इसका लोकेशन चेंज कर दूँ, है ना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका लोकेशन चेंज कर दूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ से अगर मान लो कि कार यहाँ ऐसे कार यहाँ पर थी 10 मीटर ईस्ट पर, ठीक है, एक कार इधर थी, इस कार को कॉपी कर लेते हैं। वेट ए मिनट स्टूडेंट्स, इस दे कॉपी का ऑप्शन नहीं है, कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार यूज कर सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t=0 पर मान लो कि यहाँ पर था, यहाँ से 10 मीटर ईस्ट में था। उसके बाद t=1 सेकेंड पर मान लो कि t 15 मीटर पर चला गया, 15 मीटर पर चला गया। मान लो t=2 सेकेंड पर मान लो 15 मीटर पर ईस्ट में चला गया 1 सेकेंड पर। t=2 सेकेंड पर कहाँ पर चला गया, t=2 सेकेंड पर यहाँ पर आ गया कहीं, है ना, t=2 सेकेंड पर कहीं यहाँ पर आ गया, 20 मीटर पर आ गया। t=3 सेकेंड पर ऐसे ही 25 मीटर पर चला गया। ऐसे ही लोकेशन इसका चेंज हो रहा है, t=3 सेकेंड पर यहाँ पर कहीं आ गया, ठीक है। तो इसका लोकेशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसका लोकेशन चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे या पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे पहले 10 मीटर ईस्ट पर था और 10 मीटर वेस्ट में चला गया 10 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब ये मोशन में है। अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन करोगे? जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में। आपको ये चल रहा है, ये ऐसा नहीं बोलना है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको मोशन में बोलेंगे। आप बोलोगे कि अगर हमने रेफरेंस पॉइंट जिसको लिया है उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर उसकी लोकेशन या पोजीशन चेंज हो रही है तो हम लोग बोलेंगे कि वो मोशन में है। आप उस रेफरेंस पॉइंट से देखोगे कि उसकी लोकेशन चेंज हो रही है कि नहीं। अगर उसके रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। अगर उसके रेस्पेक्ट में लोकेशन नहीं चेंज हो रही है टाइम पास होने के साथ साथ, तो आप क्या बोलोगे कि रेस्ट में है। जैसे कोई कार जो है पार्कड है हमारा, तो वहाँ पर क्या होता है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट अपना ले ले सराउंडिंग से, तो उसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। हम उस जैसे हाउस को ले लिया तो हाउस के रेस्पेक्ट में उसका लोकेशन नहीं चेंज हो रहा, तो बोलेंगे कि वो रेस्ट में है ना। लेकिन कोई कार जो है अगर रोड पर है और मूव कर रही है तो वहाँ पर उसका अगर उसका देखें कार जो कोई भी रेफरेंस पॉइंट ले ले रोड के किनारे या कोई पोल ले ले या खुद को ही ले ले रेफरेंस पॉइंट, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर कार की लोकेशन चेंज हो रही है तो बोलेंगे कि मोशन में है। ठीक है, जैसे मार्केट में जो कार होती है उसकी लोकेशन चेंज होते रहती है हमारे रेस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, रेफरेंस पॉइंट पर, कि उसके रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज हो रही है तो मोशन में, अगर उसके रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में। ऐसा कोई भी, जैसे रेस्ट और मोशन जो है एक रिलेटिव टर्म है स्टूडेंट्स। इसको पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं रेस्ट एंड मोशन का डिफिनीशन ले लूँ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस मोशन में चेंजेस इट्स position changes its position with respect to reference point, with respect to surrounding या reference point। बुक में आपको सराउंडिंग मिलेगा। सराउंडिंग मतलब कहने के बाद कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हो, हाउस ले सकते हो, ट्री ले सकते हो, या किसी पर्सन को ले सकते हो जो रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वर जो देख रहा है। ऑब्जर्वर कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। रेफरेंस पॉइंट विथ पासेज ऑफ टाइम टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो है, टाइम के पास होने के साथ साथ अगर लोकेशन चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है ना। अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। इफ ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और रेफरेंस पॉइंट विद पासेज ऑफ टाइम, देन वी विल से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वहाँ पर सिर्फ आपको यही लिख देना है कि डजंट चेंजेस इस पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई एप्पल से, ट्री से कोई एप्पल गिर रहा है, तो इसको अगर रेफरेंस पॉइंट मान लेते तो उससे ट्री का लोकेशन चेंज होते रहता है। और हमेशा वो पहले 5 मीटर डाउनवर्ड, 15 मीटर डाउनवर्ड, 25 मीटर डाउनवर्ड उसका लोकेशन चेंज हो रहा है उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे कि वो जो है मोशन में। लेकिन रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव टर्म है स्टूडेंट्स। ये आप बोल नहीं सकते कि ये एब्सोल्यूट रेस्ट में है, एब्सोल्यूट मोशन में है। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि ये रेस्ट में है तो क्या जरूरी नहीं है कि सारे के लिए वो रेस्ट में होगा। किसी के लिए वो रेस्ट में हो सकता है, किसी के लिए मोशन में हो सकता है। डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, देखने वाले पर, या रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस पॉइंट किसको चूज किया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप बोल सकते हो देयर इज़ नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, इट्स डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैं बात करूँ कि एक ट्रेन है स्टूडेंट्स, एक ट्रेन है यहाँ पर। इस ट्रेन में पैसेंजर्स इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, इधर पैसेंजर बैठे हैं, है ना। ये मान लो ए है और ये बी है, और ये जो ट्रेन है मान लो कि यहाँ पर चली गई अपना लोकेशन चेंज करके। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पर ऐसे जो है, ऐसे मान लो कि प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक पर्सन आदमी खड़ा है, यहाँ पर ये बिल्कुल सामने पास में, इसके बिल्कुल पास में एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, है ना। मान लो बाय करने आया है, यहाँ पर खड़ा है। तो अब यहाँ पर देखें तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं कि ए से कि बताओ बी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो को पैसेंजर जो है वो देखेगा कि अच्छा मैं देखता हूँ कि इसका लोकेशन चेंज हो रहा है कि नहीं टाइम बढ़ने के साथ। तो वो बोलेगा कि 1 मीटर मेरे सामने पर है,
1 मीटर मेरे फ्रंट में है। कुछ देर के बाद वो फिर टाइम जैसे ही बीतेगा, कुछ सेकंड के बाद आप देखेगा तो बोलेगा कि अरे अभी तो 1 मीटर मेरे सामने ही है तुम। ये क्या बोलेगा बी को कि 1 मीटर पहले भी सामने था, अभी भी तो मेरे सामने 1 मीटर पर ही है, तुम्हारा लोकेशन तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो कैसे बोल सकते हो कि तुम मोशन में हो, तुम तो रेस्ट में हो। वो बोलेगा कि बी जो है वो रेस्ट में है, बी इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए। और सिमिलरली बी कैन ऑल्सो से ए इज ऑल्सो विथ रेस्ट एट विथ रेस्पेक्ट टू बी बिकॉज लोकेशन ऑफ ए इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन अब सोचो ये प्लेटफॉर्म पर जो पर्सन खड़ा है सी, इसके रेस्पेक्ट में पहले यहाँ था और ट्रेन का बॉगी कुछ आगे चला गया, मान लो 100 मीटर आगे चला गया, तो इसके रेस्पेक्ट में तो पहले कहाँ पर था, वो बोलेगा कि पहले x=0 पर था, या 0 मीटर ईस्ट में था, या 0 मीटर नॉर्थ में था। लेकिन अभी तुम्हारी जो है पोजीशन 100 मीटर ईस्ट में हो गई है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गई है, अगर इसको ओरिजिन चूज कर ले तो उसके रेस्पेक्ट में बोलेगा कि +100 मीटर तुम्हारा पोजीशन है, या 100 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो तुम रेस्ट में नहीं हो, तुम मोशन में हो। ये क्या बोलेगा सी, तो वो बी को क्या बोलेगा, बी इज इन मोशन, बी इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो आप देखो सेमी पर्सन बी जो है ए के लिए रेस्ट में है और सी के लिए मोशन में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन, एक रेस्ट जो है एक कंसेप्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स आप लोग को इसका रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। जैसे अगर हम लोग जो है, अगर मान लो हम लोग अर्थ पर होते हैं तो हमारे घर में जो टीवी होता है, टेबल होता है, वो हमारे रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता, तो आप बोलते हो कि वो रेस्ट में है। लेकिन वहीं अगर मान लो कोई स्पेस स्टेशन में बैठ के हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है उसके रेस्पेक्ट में घूम रही है, पोजीशन उसका चेंज हो रहा है। तो वो बोलेगा कि जो है ऑब्जेक्ट मोशन में। अब मान लो कोई सन पर बैठ के देख रहा है, तो अर्थ उसके चारों तरफ मूव कर रही है, तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं, उस सन के रेस्पेक्ट में अर्थ का लोकेशन चेंज हो रहा है। तो सन के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अर्थ मोशन में है, लेकिन हमारे लिए अर्थ का लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पर अर्थ है वहीं का वहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि अर्थ रेस्ट में है। लेकिन सन के रेस्पेक्ट में अगर कोई बोलेगा तो सन के रेस्पेक्ट में उसका लोकेशन चेंज हो रहा है, सन के रेस्पेक्ट में लोकेशन चेंज हो रहा है। इवन डायरेक्शन चेंजिंग ऑल्सो चेंज इन पोजीशन होता है स्टूडेंट्स। जैसे सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में अब मान लो कि ये रेफरेंस पॉइंट इसके सेंटर को मान लिया है, तो पहले 10 मीटर ईस्ट में था, 10 मीटर ईस्ट में था t=0 पर, यहाँ पर कहीं था, लेकिन यहीं पर 10 मीटर ईस्ट में आ गया, 10 मीटर नॉर्थ में आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से मूव कर। तो आप क्या बोलोगे, लोकेशन अलग हो गया, पोजीशन चेंज हो गया, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होने से भी पोजीशन चेंज हो जाता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो पोजीशन इसका चेंज हो गया, देखो अब पोजीशन चेंज हो गया, दोनों सेम नहीं है। आप 10 मीटर ईस्ट बोलो या 10 मीटर नॉर्थ बोलो, दोनों सेम लोकेशन नहीं है स्टूडेंट, दोनों पर अलग अलग पोजीशन हो जा रहा है, दोनों सेम नहीं है। सिर्फ 10 मीटर आप नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर पर है, लोकेशन चेंज हो रहा है। तो ये अगर कांस्टेंट रेडियस में घूम रहा है तो डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका लोकेशन चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि ये मोशन में है, ऐसा नहीं बोल सकते कि रेस्ट में है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कंसेप्ट, तो आप यहाँ एक नोट देके लिख सकते हो कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म there is nothing like absolute rest there is nothing like absolute rest and motion, there is nothing like absolute rest and motion। ठीक है,
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट की। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, किसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे अगर मैं अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करूं तो आप बोलोगे कि अफसर अर्थ तो का डायमेंशन बहुत बड़ा है, लेकिन अर्थ को भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे सर? तो जैसे मार्केट में आप पोटैटो ख़रीदने जाते हो स्टूडेंट्स, अगर मार्केट में आप पोटैटो ख़रीदने जाते हो तो क्या बोलते हो कि अगर 20 kg का पोटैटो दे दो या 2 kg का पोटैटो, तो उसमें 5-10 ग्राम ज़्यादा ही दे देता है वो। क्या वहाँ 5-10 ग्राम का कोई वैल्यू है? नहीं है वहाँ पर। लेकिन वहीं पर अगर मान लो गोल्ड खरीदने जाओ 10 ग्राम का और बोलोगे कि 10 ग्राम मुझे ज़्यादा दे दे, तो वहाँ पर वो नहीं देगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर 10 ग्राम का कॉस्ट है, वहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, तो आप वो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सोचो कि अगर हम लोग को अर्थ जो है वो इतना बड़ा डिस्टेंस में घूमता है, इतना बड़ा रेडियस में घूम रहा है अर्थ, तो इसका अर्थ जो है इसके रेस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अर्थ का अगर रेडियस ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। जैसे अगर 20 kg पोटैटो खरीदने गए, 2 ग्राम ऐड कर दिया, 2 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 20 kg ही आप मानते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कैलकुलेशन। लेकिन ये इसी तरह से इसमें अर्थ में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसके रेस्पेक्ट में इसका जो है डायमीटर जो है, रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल होता है स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, उसके रेस्पेक्ट में इसका डायमेंशन नेग्लिजिबल है। तो इस मोशन के लिए आप अर्थ को क्या मान सकते हो? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की मान सकते हो। सन के रेस्पेक्ट में जो है इसका मोशन, अर्थ को क्या मान सकते हो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कोई कार है स्टूडेंट्स, कार कितनी मीटर की होती है? 4 मीटर की मान लेता हूँ, 4 मीटर की, और कार ने कवर किया मान लो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितने टाइम में? मान लो 5 आवर में कवर किया इसने, या 2 आवर में कवर किया। तो इसकी अगर स्पीड कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे? 10 डिवाइड बाई 2, 10 किलोमीटर बाई 2 आवर। अब इसमें जो है, अगर आपको मैं बोलूँ कि कार का डायमेंशन को नेगलेक्ट कर दो या कंसीडर कर लो 4 मीटर, तो अगर डिस्टेंस अगर 4 मीटर इसको कवर कर ले, कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस कितना से हो सकता है कि यहाँ से कंसीडर करोगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, 4 मीटर कम हो जाएगी, यहाँ से कंसीडर करोगे तो 4 मीटर ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर स्पीड कैलकुलेट करोगे अभी भी तो क्या होगा? 10 किलोमीटर तो है ही है, 10 किलोमीटर में अगर हम लोग 4 मीटर ऐड करें तो 4 मीटर को हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर किलोमीटर हो गया, और डिवाइड बाई टाइम 2 आवर करोगे। अब बताओ ये कितना नेग्लिजिबल वैल्यू है? 10.004 आएगा डिवाइड बाई 2 आवर। तो ये जो है स्पीड तो उतना ही आ जाएगी स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गई? 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर ही तो लिखोगे, इतना क्या ही है। अगर 2 से डिवाइड भी करोगे तो 5.002 किलोमीटर पर आवर, और उसमें 5 किलोमीटर पर आवर आता है, इसमें कितना आता है? 5 किलोमीटर। तो क्या ये फ़र्क पड़ रहा है इससे कुछ? आप उतना तो नेगलेक्ट ही कर देगो। तो इसलिए जो है हम लोग क्या मान सकते हैं कि कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है रिलेटिव टू कार डायमेंशन। लेकिन अगर मान लो कि कार है 4 मीटर की और वो कवर डिस्टेंस कर रहा है 2 मीटर पर, तो वहाँ पर कार को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तभी ट्रीट करेंगे जब कैलकुलेटिव जो डिस्टेंस है और कैलकुलेटिव जो वैल्यू है वो डायमेंशन से, बॉडी के डायमेंशन से बहुत बड़ा है, यानी उस बॉडी का डायमेंशन अगर नेग्लिजिबल है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, और हाइट की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा, वहाँ पर एक प्रेशर कुकर उस रखा हुआ, मतलब 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, उस पर एक कुकर रखा हो गया, तो उसमें कुकर के डायमेंशन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को बिना कंसिडर किए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर कुकर की हाइट ऐड भी करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लो कि टेबल के ऊपर अगर कुकर रखा हुआ है या डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, तो वहाँ पर उसके डायमेंशन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में जो है उसका सिग्निफिकेंस वैल्यू है। जस्ट लाइक आप
आलू खरीदने जा रहे हो तो 10 ग्राम ऐसे ज़्यादा दे देता है, लेकिन सोना खरीदने जाओगे तो वहाँ पर 10 ग्राम आपको ज़्यादा नहीं देगा। तो ये जो है एक तरह से ये भी जो है रेफरेंस डिपेंड करता है कि कैलकुलेटिव डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, उसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे अर्थ जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की ट्रीट कर सकते हो अगर वो जो 365 डेज में जो डिस्टेंस कवर करता है उसके रेस्पेक्ट में, तो उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल होता है स्टूडेंट्स, इसलिए आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है एक कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्टूडेंट्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टूडेंट्स की आप देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया है ना, तो वो जो कोऑर्डिनेट आपने उसके लोकेट करने के लिए आप कोऑर्डिनेट तो लोगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस तो लोगे उसको लोकेट, पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो जहाँ अगर लोकेट करना चाहते हो तो जिस फ्रेम में, जैसे मान लो जहाँ से आप रेफरेंस पॉइंट माने हो उस पॉइंट से अपना कोऑर्डिनेट को अटैच करके रखोगे और उसी के रेस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट को लोकेट करोगे, उसकी वेलोसिटी मेजर करोगे, तो वो जो है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू विच वी गिवन बॉडी चेंजेस पोजीशन इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के जिसको आपने लिया है, जैसे आप खुद बस में चल रहे हो लेकिन अपना कोऑर्डिनेट अपने साथ अटैच करके रखो कि ये एक्स एक्सिस है राइट साइड, ये लेफ्ट साइड एक्स वाई एक्सिस है, तो उसके अपने पॉइंट के रेस्पेक्ट में तुम अपने से ही डिस्टेंस मेजर करोगे कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर करोगे कि कहाँ पर है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बस के फ्रेम में आप कैलकुलेट कर रहे हो, वहाँ से आप कोऑर्डिनेट ले रहे हो, वहाँ से पोजीशन मेजर कर रहे हो, तो उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले। जैसे हमने अभी ट्रेन में बैठ के उस बी को लोकेट कर रहे थे तो वहाँ ट्रेन के फ्रेम से आप देख रहे थे, और कोई जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो वो प्लेटफॉर्म के पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके मेजर कर रहा था, तो वो प्लेटफॉर्म के रेफरेंस पॉइंट पर था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम जिससे कोऑर्डिनेट अपना अटैच करके किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मोशन को हम लोग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पोजीशन के बेसिस पर हम लोग मोशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। हम लोग मोशन को डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जब ऑब्जेक्ट जो है ट्रांसलेटरी मोशन अगर विदाउट चेंज इन, अगर ऑब्जेक्ट लोकेशन चेंज कर रहा है विदाउट रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, चाहे वो कर्व पाथ पर मूव कर रहा है या स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है लेकिन एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा है या ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है, बस है ऐसे, तो बस अगर ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है, यानी ओरिएंटेशन नहीं है, पलट के बस अगर नहीं चल रही है तो उसका मोशन को क्या बोलेंगे? उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। ऐसे कोई डस्टर है ऐसे स्लाइड करते हुए चल रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन बॉल के मोशन को या व्हील को मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम लोग होल बस के मोशन की बात करें तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। कार के मोशन की बात करें, ट्रेन की मोशन की बात करें, क्योंकि वो ट्रेन पलट के नहीं चलती, अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूमती है। हमने मोशन ऑफ व्हील की बात नहीं कर रहे, हम लोग ट्रेन की बात कर रहे हैं। नहीं तो किसी भी कार या अगर ट्रेन की मोशन की बात करोगे तो उसके अंदर तो बहुत तरह का मोशन है। हम स्टीयरिंग को घुमाते रहते हैं, उसके अंदर गैस अलग मोशन कर रहा होता है, उसके अंदर फ्लूइड अलग मोशन कर रहा होता है। हम स्टीयरिंग को स्टीयरिंग क्या बोल रहा हूँ, उसको ब्रेक को हम लोग ऊपर नीचे पुश करते रहते हैं। तो कार के अंदर तो बहुत तरह का मोशन है, लेकिन हम लोग सिर्फ मोशन ऑफ कार की यानी सिर्फ कार की बॉडी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर के टाइप्स के मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो कार जो है अपना मूव करता है तो ओरिएंटेशन नहीं चेंज करता। एक्सीडेंट के केस में ओरिएंटेशन चेंज करता है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करें। अगर रोड पर अब कार चल रही है तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, चाहे वो कर्व पाथ में मूव करे चाहे स्ट्रेट पाथ पर मूव करे। उसमें जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन।
यार रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। और दूसरी मोशन क्या हो सकती है, कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन में क्या है, अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंज इट्स लोकेशन, ओरिएंटेशन, या विदाउट रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, या लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। कर्विलिनियर अगर कर पाथ पर मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, जैसे अगर कोई कार जो है, हमारे भुवनेश्वर में ऐसे ही चलती है कार, यहाँ के रोड मोस्टली ऐसे ही है, लेकिन विदाउट ओरिएंटेशन चेंज के अगर कार मूव कर रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं। इन दोनों ही मोशन ट्रांसलेटरी मोशन के ही पार्ट है स्टूडेंट्स, कर्विलिनियर और रेक्टिलिनियर दोनों ट्रांसलेटरी मोशन के ही पार्ट है। बस एक कर पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो ट्रांसलेटरी बोल देंगे, रेक्टिलिनियर बोल देंगे, और अगर कर पाथ पर मूव कर रहा है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसी कर्विलिनियर का पार्ट हम लोग सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, विदाउट चेंज इन ओरिएंटेशन, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, बिना एक्सिस, जैसे बस जो है सर्कुलर पाथ पर चल रही है, जैसे स्टेडियम के चारों तरफ रोड होता है, उस पर मान लो बस चल रही है, तो उस अपना ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं करती, पलट के तो चलती नहीं है। इस फिक्स पॉइंट से उसका क्या होता है, उसका डिस्टेंस फिक्स होता है, वो फिक्स डिस्टेंस पर मूव करती है फिक्स पॉइंट से, तो उसको क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन। तो ये इसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोल सकते हैं, कर्विलिनियर मोशन बोल सकते हैं, और सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है तो हम लोग सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर मूव कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर लोकेशन उसका जो डिस्टेंस फिक्स्ड है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो ये हो गया पोजीशन के बेसिस पर डिवाइड किया। उसके बाद हम लोग रोटेटरी मोशन बोल सकते हैं। रोटेटरी मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स टॉप है, किसी एक पॉइंट पर रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है टॉप, है ना। तो अगर सारे पॉइंट्स की बात करेंगे तो सारा पॉइंट जो है एक सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, एक इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, इस पॉइंट कर रहा है, अगर सारे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दें स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा, एक एक्सिस बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। तो ये टॉप जो है एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसको कैसा मोशन बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। अगर ये फिक्स्ड है, ये पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो इसको हम लोग रोटेटरी मोशन बोलेंगे। अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन अगर मोशन ऑफ टॉप की बात है, पूरे टॉप की बात कर रहा है, तो वो एक सारे जो है पॉइंट्स, उसमें जितने भी पॉइंट्स है वो एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, किसी का रेडियस कुछ अलग अलग है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो अलग रेडियस में घूम रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट अलग रेडियस में घूम रहा होगा, तो उसको उसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। चाहे एक्सल ऑफ, मान लो कि व्हील के एक्सल को होल्ड कर ले, ऐसे व्हील को होल्ड कर लिया और किसी ने इसको रोटेट कर दिया, ये फिक्स्ड है, तो इसका मोशन क्या बोलोगे कि रोटेटरी मोशन। इसका मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन है, ठीक है। या अर्थ जो है, अर्थ पर के एक्सिस पर बैठ के अर्थ को देखे तो उसका जो मोशन हो जाएगा वो रोटेटरी मोशन हो जाएगा। अब मोशन ऑफ फैन की बात कर ले, मोशन ऑफ फैन रोटेटरी मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक रोटेटरी मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ले लोगे फैन के ऊपर कि मोशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द फैन, दैट विल बी सर्कुलर मोशन। अगर एक पॉइंट की बात करेंगे तो वो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। ऐसे अगर एक पॉइंट ले लो स्टूडेंट्स, अगर पूरे फैन की बात करेंगे तो वो कैसा मोशन होगा, वो सर्कुलर मोशन हो, रोटेटरी मोशन होगा। लेकिन एक पॉइंट अगर ये लिए तो ये पॉइंट तो फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। सिमिलरली जो है, अगर टॉप पर एक पॉइंट लेते हैं तो वो भी रोटेटरी, या मोशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोले, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, वो भी क्या होगा,
वो भी सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन हैंड्स की बात करें पूरे हैंड्स के मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, देन दैट विल बी रोटेटरी मोशन। ठीक है, क्योंकि अलग सारे पॉइंट जो है अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, तो एक रेडियस तो है नहीं स्टूडेंट्स फिक्स पॉइंट का, तो उसको रोटेटरी मोशन में डाल सकते हैं। और मिक्स्ड मोशन या कंबाइंड मोशन, अगर मोशन ऑफ व्हील की बात करें, मोशन ऑफ व्हील की, तो इसका एक्सिस खुद मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, और ये एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी मोशन और प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। अब बात करें, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस। ओसिलेटरी मोशन भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ओसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ओसिलेटरी, ओसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। किसी एक पॉइंट के अबाउट जो है आगे पीछे मोशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओसिलेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम की बात करें, मोशन ऑफ पेंडुलम की बात करें तो वो क्या होता है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, इधर जाता है फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है फिर वापस आता है। तो अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन और टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन में भी होता है स्टूडेंट्स, बस डिफरेंस यही है कि वाइब्रेटरी मोशन का फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है। जैसे गिटार जो होता है 1 सेकंड में बहुत बार वाइब्रेट कर जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। जबकि ओसिलेटरी मोशन है, आप देख सकते हो कि इतना टाइम लग रहा है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो उसको ओसिलेटरी मोशन में डाल देंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है तो उसको किस में डालेंगे हम लोग, वाइब्रेटरी मोशन में डालेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन के बेसिस। अब टाइम के बेसिस पर हम लोग इसको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक डिवाइड कर सकते हैं। मोशन को हम लोग पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक टाइम के बेसिस पर, अगर टाइम दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, अगर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रोटेट कर रहा है, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पीरियोडिक मोशन है। और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है अगर अपने मोशन को रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको नॉन पीरियोडिक बोल देंगे। तो टाइम के बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब डायमेंशन रिक्वायर्ड के बेसिस पर हम लोग जो है 3 कैटेगरी में मोशन को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन रिक्वायर्ड, मतलब कितने एक्सिस रिक्वायर्ड होंगे किसी को पोजीशन को लोकेट करने के लिए। हम लोग 3 पार्ट्स में इसको ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन रिक्वायर्ड के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन एंड 3D मोशन। मोशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर जो है किसी पोजीशन को जो है अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से हम लोग दिखा सकते हैं, ओनली 1 कोऑर्डिनेट्स इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, देन दैट मोशन विल बी 1D मोशन। जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन है स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक एक्सिस ले सकते हो, कोई एक एक्सिस से काम चल सकता है। जैसे अगर मान लो कि ये ट्री है स्टूडेंट्स, ये ट्री है, यहाँ से कार यहाँ पर खड़ी थी और उसका लोकेशन यहाँ पर चला गया, तो आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी, x इज इक्वस टू +5 मीटर पर थी, प्लस साइन इंडिकेटिंग दैट दे आर, प्लस आई कैप लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग आई कैप को हटा देंगे। हम लोग के सिलेबस में 1 डायमेंशन मोशन ही है, तो प्लस माइनस साइन से ही काम चला लेंगे स्टूडेंट। प्लस माइनस साइन से, प्लस साइन मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और माइनस साइन मीन्स निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो मान लो कि x इक्वस टू +10 पर चला गया, तो ये लोकेशन अपना चेंज कर रहा है, इसने अपना लोकेशन को क्या किया, चेंज कर दिया। लेकिन इसमें जो है एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, इसमें एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से काम चल जा रहा है। या कोई ट्री से एप्पल गिर रहा है या किसी स्टोन को यहाँ से गिर रहा है, आप इसको वाई कोऑर्डिनेट ले लो, तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट ले लो, नीचे की तरफ पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट ले सकते हो। हमारा वाई एक्सिस लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि, तो इसके पोजीशन को बोल सकते हो कि y इज इक्वस टू +5 पर है, y इज इक्वस टू +10 पर, y इक्वस टू 15 पर है। मतलब एक ही कोऑर्डिनेट से किसी भी काम चल जाएगा, या x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस, तीनों में से कोई एक ही से आपका काम हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन। यानी स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड 1D मोशन,
सिंपल आप बोल सकते हो कि रेक्टिलिनियर मोशन इज 1D मोशन बोल सकते हो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो आपको अगर कोई जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लो कि एक मस्क्यूटो या कोई इंसेक्ट जो है फ्लाई करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा रहा है, जैसे यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो आप इसको 3D मोशन नहीं बोलोगे स्टूडेंट्स। इसमें अपना एक्स एक्सिस इधर ही लगा सकते हैं, अपना एक्स एक्सिस इधर ही लगा सकते हैं, या वाई एक्सिस इधर लगा सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट तो ऐसा ही हो जाएगा। तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार चूज करते हैं डायरेक्शन, ताकि हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इजीली लोकेट कर सके और मोशन को एनालाइज कर सके। तो एक्स एक्सिस से ही लेने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पहले से मेंशन होता कि ये एक्स एक्सिस लो, ये एक्स एक्सिस लो, और ये वाई एक्सिस लो और ये जेड एक्सिस लो, तो 3D मोशन हो जाता। अगर पहले से स्पेसिफाई कर देता कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो 3D मोशन हो जाता। लेकिन अगर सिर्फ ये बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसको सिर्फ आप बोलोगे कि 1D मोशन है, या कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक इज 1D मोशन। आपको क्योंकि एक्सिस आपको डिफाइन नहीं किया, अपने से एक्सिस चूज करना है। लेकिन पहले से अगर एक्सिस डिफाइन कर देता तो आप उसके अकॉर्डिंग देखते कि मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। तो इसमें मिनिमम 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, इससे हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, तो 2D मोशन क्या हो गया? अगर प्लेन में मोशन हो रहा है, मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, देन दैट मोशन इज कॉल्ड 2D मोशन। जैसे कोई प्लेन में मोशन कर रहा है स्टूडेंट्स, कोई प्लेन में इंसेक्ट अगर मोशन कर रहा है, जैसे अगर बात करें ऐसे एक प्लेन है स्टूडेंट्स, इस प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, या अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और इधर वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो आप अगर अपने एक्सिस को ओरिएंट भी कर लोगे कैसे भी, तो एक एक्सिस से लोकेट नहीं कर सकते, एक्स एक्सिस से एक एक्सिस से लोकेट नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट को। अगर एक एक्सिस चूज कर लेंगे तो यहाँ पर तो एक्सिस पर लाई ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि x=5 पर है। अगर आप बोल भी दोगे कि अगर सिर्फ x=5 पर है, तो ये x=5 पे भी है, x=5 पे भी है, x=5 पे है। सपोज इसको मैं x=5 बोल रहा हूँ, तो ये x=5 पे भी है, x=5 पे भी है, तो लोकेट तो कर ही नहीं पा रहे एक एक्सिस से। अगर मैं तो इसमें आपको लोकेट करने के लिए दोनों ही चाहिए स्टूडेंट्स। आपको बोलना पड़ेगा कि y कोऑर्डिनेट इतना है, आप अगर y बता दोगे तो फिर आपको इसी पॉइंट को बता सकते हो कि x, y पर है, यानी मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई इंसेक्ट प्लेन में क्राउलिंग कर रहा है, या हम लोग खुद एक प्लेन में मोशन करते हैं, तो हम लोग का मोशन क्या हो जाएगा? 2D होगा। लेकिन अप और डाउन भी होगा तब 3D हो जाएगा। एक प्लेन में मोशन करना चाहिए, लेवल अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। एक प्लेन में जैसे किसी वॉल पर कोई इंसेक्ट क्राउलिंग कर रहा है, तो उसको 2D मोशन बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन को हम लोग 2D मोशन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन को क्या बोल सकते हैं? 2D मोशन, क्योंकि हमें इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट से काम लोकेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। जहाँ भी होगा उसको हम लोग लोकेट कर सकते हैं, जहाँ भी होगा वहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं कि x= इतना पर है, x= इतना पर है, हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2D मोशन हो जाएगा। और 3D मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई बर्ड है, वो फ्लाई कर रही है, तो वो ऊपर नीचे भी होती है ना, ऊपर नीचे भी होती है। और एक जो है एक प्लेन में तो मोशन करती नहीं है, या कोई इंसेक्ट सी है वो एक प्लेन में मूव नहीं करता, फ्लाई करते रहता है। तो उसमें मान लो कि कहीं यहाँ पर है, वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, तो आपको इसमें तीनों बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि x= कहाँ पर है, x= कहाँ पर है, आपको ये भी बताना पड़ेगा y= कहाँ पर है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। मतलब x, y और z तीनों ही बताना पड़ेगा। अगर x, y और z तीनों ही बताना पड़े, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? 3D मोशन बोलेंगे। ठीक है, तीनों डायमेंशन रिक्वायर्ड हो रहा है। तो कोई एरोप्लेन का मोशन स्पेस में बोल सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं उसके मोशन, बर्ड का मोशन बोल सकते हैं, वो 3D मोशन है। कोई एक रेफरेंस पॉइंट चूज करोगे तो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आज जो है हम लोग ने मोशन को कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स, अभी के लेक्चर में।